श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद आज़म मट्टू ने ट्वीट करके होप क्लासेस परेपुरा श्रीनगर में एक बच्चे को मारने का जो वाक़या सामने आया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसमें सख्त किस्म की सज़ा जो है वो टीचर को दी जानी चाहिए। वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि फ़ौरन आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताला लगा दीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दीजिए और क्रिमिनल केस जो है वो फाइल किया जाना चाहिए, और भी बहुत कुछ कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर जो भी लोग एक्टिव हैं, ट्विटर के ऊपर तो बाढ़ आ गई है और ऐसा लग रहा है कि शायद तारीख का पहला ऐसा वाक़या जो है वो सामने आया है, रोनुमा हुआ है, जिसमें एक टीचर एक स्टूडेंट को मार रहा है। और यूँ लग रहा है कि शायद इससे पहले कभी किसी टीचर ने कभी किसी स्टूडेंट को पीटा ही नहीं होगा, पहली बार पिटाई हुई है। और इसलिए हुकूमत को ये लगा है कि इस मामले में जितना सख्त एक्शन लिया जाए उतना एक मिसाल कायम की जाएगी, और उस मिसाल के कायम होने के बाद टीचर इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, टीचर बच्चों को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं। सवाल यहाँ पर यह है, पहली बात तो ये कि वीडियो एक क्लासरूम से वायरल हुआ है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है किसी स्टूडेंट ने ही ये वीडियो बनाया है। नंबर 2 चीज़ में कोई शक नहीं कि जिस तरीके से टीचर बच्चे की पिटाई कर रहा है, बच्चे को मार रहा है, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कोई उसे जस्टिफाई नहीं करेगा। उस्ताद बच्चे के लिए उसके माँ बाप से ज़्यादा बड़ी इंस्पिरेशन होता है। उस्ताद क्यों इंस्पिरेशन होता है? क्योंकि बच्चा अपनी ज़िंदगी के कीमती इस 8 घंटे नहीं, आजकल तो 12 से 14 घंटे बच्चे टीचर के पास होते हैं। वो लोग जो ट्विटर के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की ज़िंदगियों में ज़रा नज़र दौड़ाइए तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आप अपने बच्चे के साथ कितना वक्त गुजारते हैं और आपका बच्चा टीचरों के साथ कितना वक्त गुजारता है। हमने जब नया किताब पढ़ना शुरू किया था तो उसमें किताब पढ़ते थे जिस किताब में ये कहा जाता था कि बच्चे को मौका मिलना चाहिए कि वो नेचर के साथ, कुदरत के साथ एक रिश्ता कायम करे अपना। उसको फूल पत्ती के साथ खेलने का मौका मिले, उसको बागों में घूमने का मौका मिले, उसको नेचर को अंडरस्टैंड करने का मौका मिले। परेपुरा का ये इंसिडेंट, एक चीज़ तो परेपुरा के इस इंसिडेंट को लेकर जितने इमोशनल आप सभी लोग हुए हैं, अगर इन इमोशंस का आप सही इस्तेमाल करें और कुछ जो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करने जा रहा हूं उनको कान खोल कर सुने, और सुनने के बाद अगर आपके पास जवाब हो तो जवाब ज़रूर दीजिएगा, और आपके जवाब का मुझे बेसब्री के साथ इंतज़ार रहेगा। क्योंकि जितना जज्बाती आप हुए हैं ना, मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये कर दो वो कर दो, यूं मैंने कहा ना कि यूं लग रहा है तारीख का पहला वाक़या हुआ है, इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। इस इंसिडेंट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने जो एक्शन लिया है उसके लिए उनको बहुत मुबारकबाद कि आपने फौरन एक्ट किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ सच्चाई सुनिए और कान खोलकर सुनिएगा। क्या ये हकीकत नहीं कि माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूलों में 10वीं के बाद एडमिशन दिलाते हैं, जिन प्राइवेट स्कूलों में इन बच्चे एडमिट तो होते हैं लेकिन पढ़ वो कोटा राजस्थान में रहे होते हैं। आज के दिन जम्मू कश्मीर का एजुकेशन विभाग और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद आज़म मट्टू दोनों से मेरी गुजारिश, आप आकाश इंस्टीट्यूट और जितने बाकी प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हैं चाहे वो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूटों से में जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ज़रा उनके फिगर्स मंगवाइए, उनके नाम मंगवाइए, और फिर ये मालूम कीजिए कि ये बच्चे, इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको माँ बाप ने 10वीं के बाद घर से बाहर निकाला है और उन्हें कोटा राजस्थान में छोटे छोटे कमरों में रख छोड़ा है, ताकि आप 11वीं 12वीं की में सारी पढ़ाई जो है वो कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूटों में करें, और 2 साल जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ेंगे उसके बाद आप IIT क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप एम्स का एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप नीट का एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे। क्या ये हकीकत नहीं है? और क्या ये हकीकत हमारे समाज की नहीं है कि 10वीं के बाद आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला महज इसलिए दिलाते हैं ताकि आपके बच्चे को कोचिंग करने का वक्त ज्यादा मिले? क्या ये हमारे समाज की हकीकत नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपका बच्चा जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, आप टीचर को फोन कर करके ये कहते हैं कि जी आपके पास हमने अपना बच्चा भेजा है, इसकी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा, और उसके बाद क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो टीचर आपके बच्चे को घर पढ़ाने के लिए आते हैं, आप अपने बच्चे से तो कतई नहीं पूछते कि बेटा तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा नहीं मिल रहा। अब आप पहले बच्चे का पूरा शेड्यूल ध्यान से समझिएगा। बच्चा सुबह 5 बजे उठते हैं बच्चे,
जो 10वीं क्लास जब बच्चा पास करता, 10वीं भी छोड़िए, आज तो 8वीं से ही कंपटीशन की रेस में है सब। आज तो 8th के बाद हद तो ये हो गई कि पिछले दिनों 8वीं का रिजल्ट निकला और हमें एक साहब फोन करके कह रहे हैं कि जी मेरी बेटी ने 8वीं में फर्स्ट पोजीशन ली, आकर उसका इंटरव्यू करिए। 8वीं में तो आप 8वीं से अपने बच्चे को कंपटीशन में डालते हैं। 10th क्लास में आप अपने बच्चे की जान ले लेते हैं, उसे ये कहते हैं कि बेटा किसी भी तरीके से तुमको टॉप करना है। और उसके बाद जो टीचर इस बच्चे को पढ़ाने वाले होते हैं, उन टीचरों को लेकर आपका रवैया क्या होता है। बहुत कम मौका मिलता है बड़े घरों के बड़े लोगों को कि वो ये मालूम करें कि टीचर जो पढ़ाने वाला है वो बच्चे को पढ़ा कैसे रहा है और बच्चा पढ़ कितना रहा है। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। और मौका मिलेगा कैसे? आप सुबह निकल जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन तो आप लोग अपनी मीटिंगों में और बाकी तमाम मसरूफियात में रहते हैं। आपका बच्चा सुबह 5 बजे जागता है, 5 बजे जागने के बाद कई जम्मू में, क्योंकि मैं यहां पर रहता हूं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पर 5:30 बजे 6 बजे सुबह क्लासेस लगती हैं। क्या ये हकीकत नहीं है? क्या 8 घंटे का वो जो स्लीपिंग का शेड्यूल है, उस स्लीपिंग के शेड्यूल की मां बाप को फिक्र नहीं है? तो बच्चे को आप 5 बजे सुबह जगाते हैं कि बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुम्हें आईआईटी जाना है, तुम्हें आईआईटी में ये रैंक लाना है, तुम्हारा 99.98% आना चाहिए। और उसके बाद आपके बच्चे की बड़ी डिसिप्लिन लाइफ होती है। 6 बजे सुबह कोचिंग इंस्टीट्यूट जाएगा, 7 बजे कोचिंग इंस्टीट्यूट से वो उसको छुट्टी होगी। अगर तो वो जम्मू कश्मीर के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ये नॉर्मल दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तो कोविड-19 है, उसके चलते तो पहले ही हालात दूसरी तरह के हैं कि आप स्कूल जा ही नहीं रहे। नॉर्मल दिनों में ये होता है कि 8 बजे अगर बच्चा प्राइवेट स्कूल में है तो प्राइवेट स्कूल पहुंच जाता है। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12:30 बजे तक या 2 बजे तक या 4 बजे तक स्कूल की क्लासेस होती हैं। फिर बच्चा वहां से वापस आता है, उसके बाद उसकी स्पोर्ट्स का टीचर आता है, उसके बाद उसको गेम खेलने के लिए भी पहुंचना है। और कई बच्चे ऐसे जिनका गेम खेलने का शेड्यूल सुबह का है, 6 बजे आपको जी फॉरेन प्ले ग्राउंड में पहुंचना है, वहां पर आपके टीचर होंगे, वो आपको खेलना सिखाएंगे। और उसके बाद घर जब पहुंचता है बच्चा 10वीं से, ये मैं 10वीं से नीचे वाली क्लासेस की बात कर रहा हूं, 5th 6th 7th 8th, क्या ये हकीकत नहीं है? कौन सा घर ऐसा है जिस घर में ट्यूशन का टीचर नहीं लगा हुआ है? कौन सा घर ऐसा है जो अपने बच्चे के लिए अच्छा ट्यूटर नहीं ढूंढ रहा? वो जब ट्यूटर आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए आता है तो आप उससे क्या कहते हैं? क्या आप उसको ये कहते हैं प्यार मोहब्बत और शफकत से हमारे बच्चे को पढ़ाइएगा? क्या आप उसको ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चे के साथ बड़ी फराख दिली से बात कीजिएगा, आप हमारे बच्चे के दोस्त बनकर पढ़ाइएगा? नहीं, आप ये कहते हैं ये बच्चा हमारा बिगड़ैल है जी, ठीक ठाक तरीके से जरा सख्ती के साथ इसको पढ़ाइए। जब आप ये कहते हैं सख्ती से इसको पढ़ाइए, तो सख्ती में बहुत सारी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद ये मैं ट्यूशन टीचर्स की बात करता हूं। और जब आप अपने बच्चे के लिए ट्यूशन टीचर ढूंढते हैं तो ढूंढते कहां से? अलग अलग अखबारों में एडवर्टीजमेंट देते हैं, जी हमारे घर में हमारा बच्चा है, एक बच्चा 5th में है, एक बच्चा 4th में। आपको यकीन नहीं आता, अखबार खोल के देख लीजिए ना, तो आपको आपकी 4th क्लास के बच्चे के लिए आपको ट्यूशन का टीचर चाहिए, आपको 3rd क्लास में उसके ट्यूशन का टीचर चाहिए, LKG UKG तक में आप ट्यूशन के टीचर आप ढूंढ रहे होते हैं। और आज आउटरेज, जबरदस्त आउटरेज, मैंने पहले ही कहा कि दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड, लेकिन ये यहां तक हम पहुंचे कैसे, इस पर भी सोच विचार करने की जरूरत है। यहां तक हम अपने लालच के चलते यहां तक पहुंचे हैं। आज तो हालत यहां तक पहुंच चुकी है हमारे समाज की कि 9वीं में आप अपने बच्चे को IAS अफसर के ख्वाब दिखाना शुरू कर देते हैं। बेटा तुमको 9th क्लास में ख्याल रखना है, साइंस पर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री तुमको जबरदस्त तरीके से पढ़नी है, ठीक है? आप तो 9th में उसको बताते हैं, उसका प्लान तो 9th से तैयार हो रहा होता है। और हद तो यहां तक है कि 10th में जाकर एक बच्चा तय नहीं करता कि 11th में वो क्या करेगा, मां बाप तय कर देते हैं कि बच्चा क्या करेगा। कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा वो भी तय हो चुका होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कब से कब तक पढ़ेगा वो भी तय हो चुका होता है। और क्या ये हकीकत नहीं है? क्या ये आज भी जम्मू शहर में आप जाइए, एक बड़ा कारोबार जम्मू शहर में क्या है? हॉस्टल्स का। वो हॉस्टलों में है कौन? मालूम करिए ना कभी, डिप्टी कमिश्नर जम्मू से कहिए कि मालूम करे, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर से मेरी गुजारिश है जरा मालूम करिए कितने हॉस्टल हैं श्रीनगर में, कितने घरों को लोगों ने हॉस्टल में तब्दील कर दिया हुआ। उन हॉस्टलों में कौन है? बच्चे हैं, दाएं बाएं शहरों से आए हुए बच्चे हैं, दाएं बाएं डिस्ट्रिक्टों से आए हुए बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं वहां पर? 70,000, 80,000, 90,000। और जो आज सिविल सर्वेंट बनकर अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं,
क्या आपकी जिंदगी का यह मामूल नहीं था? क्या आप लोगों ने कोचिंग्स नहीं की? क्या आप लोगों ने शेड्यूल को फॉलो नहीं किया? इसलिए जब समाज में इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हमने ख्वाब देखना शुरू किया है कि अब हम सबको आईएएस अफसर बनना है, जुकरबर्ग के फेसबुक पर हम पूरी दुनिया घुमा रहे हैं। आज मार्क जुकरबर्ग के इस फेसबुक पेज के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रही है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रही है और सरकार का सारा कामकाज भी फेसबुक के ऊपर है। और आप जुकरबर्ग के बारे में अच्छे से जानते हैं कि वो कॉलेज का पास आउट ही नहीं है, ग्रेजुएट ही नहीं है। इसके अलावा कई मिसालें जो और हम देते हैं वो हम यूरोप से और अमेरिका से देते हैं। कोई मिसाल हमारे जम्मू कश्मीर से भी होनी चाहिए, कोई मिसाल दीजिए ना। यहां तक अगर टीचर पहुंचे, और इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर मैं बात करूं, डिप्टी कमिश्नर साहिबान से मेरी ये गुजारिश कि आपने कभी मालूम करने की कोशिश की कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों में कितनी कितनी फीस ये लोग जो है चार्ज करते हैं अलग अलग कोर्सेज को पढ़ाने के लिए? क्या आपने कभी मालूम करने की कोशिश की कि एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से सरकारी टीचर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं वो कितने कितने लाख रुपए लेते हैं? क्या आपने कभी जहमत गवारा की ये जानने की? क्या आपने कभी ये जानने के लिए की जहमत गवारा की कि कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी ताकत और सकत नहीं है कि वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को पढ़ा सके? वो पर्सनल लोन बैंकों से लेकर बच्चों को इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट ब्राइट होते हैं, जो जिनको हम हमारी जुबान में आम जुबान में पढ़ाकू बच्चे जो होते हैं, वही इन बड़े बड़े इम्तिहानों को क्वालिफाई करते हैं। एक बड़ी तादाद में वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों में एडमिट तो इस ख्वाब को लेकर करते हैं कि जनाब हमारा बच्चा यहां से निकलकर डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा यहां से निकलेगा आईआईटी में जाएगा। वो ना तो आईआईटी जाता है ना डॉक्टर बनता है, बाद में साइंस कॉलेज में पढ़ता हुआ हमें मिलता है। ये हकीकत है। क्या कोई अकाउंटेबिलिटी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की नहीं है? कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो फीस स्ट्रक्चर है, आपने कभी उस फीस स्ट्रक्चर की बात नहीं की। मां बाप भी उस फीस स्ट्रक्चर की बात नहीं करते क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको सूट करते हैं। स्कूल के फीस स्ट्रक्चर को लेकर मां बाप का रोना आपने देखा ही होगा। पेरेंट्स एसोसिएशनें बन चुकी हैं कि जनाब आप स्कूलों की फीसें देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, ठीक है। और उन्हीं स्कूलों की फीसें जिन स्कूलों में आप अपने बच्चे की एडमिशन के लिए लाइन में लगने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन स्कूलों में एडमिशन के लिए आप अपना टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये जो ट्विटर के ऊपर बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं ना, जिनको ट्वीट करना आता है, जिनको मालूम है ट्विटर का इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी उस टेस्ट में वहां पर बैठते हैं और इंतजार करते हैं कि इस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हमारे बच्चे की एडमिशन हो जाएगी, उसके बाद हमारा बेटा जो है कमाल का आईएएस अफसर बनेगा। तो सरकारी स्कूल आपने किस लिए खोले हैं? सरकारी स्कूलों में लेक्चरर लगने के लिए जो है मारामारी है, सरकारी स्कूलों में टीचर लगने के लिए मारामारी है, सरकारी स्कूलों में मास्टर लगने के लिए मारामारी है। क्यों है? सरकारी स्कूल के सिर्फ आपने इसलिए रखे हैं ताकि सरकारी स्कूल में मोटी मोटी तनख्वाहें देते रहें। बड़ी बार सरकार के सामने हमने एक बात रखी, हमने सरकार को यह कहा कि आप तमाम सरकारी मुलाजमों के लिए मैंडेटरी करिए कि जिन सरकारी स्कूलों की तालीम को बेहतर करने के लिए आप रात भर बैठ कर प्लान्स बनाते हैं, पहले अपने बच्चों को उनमें एडमिट करिए। क्या आप तैयार हैं? नहीं। और मैं आपको एक और तल्ख सच्चाई बताता हूं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों के मालिकान ऐसे हैं जिनका एक्सेस पावर कॉरिडोर्स में वहां तक है जहां तक शायद बड़ी से बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के किसी बड़े नेता का नहीं होगा। क्यों है? क्योंकि उस सरकारी स्कूल में बड़े बाबुओं के बच्चे पढ़ते हैं और वो बड़े बाबू अपने बच्चों को उन्हीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जिन प्राइवेट स्कूलों में उनको लगता है कि बेस्ट किस्म की एजुकेशन हमारे बच्चों को दी जा रही है। और यही सरकारी बाबू हैं जो पूरा पूरा दिन बैठकर कागज काले करते रहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के सरकारी स्कूलों में तालीम को आला करने के लिए हम क्या क्या नए नए फॉर्मूला लगाएंगे। कमाल की बात है, अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और सरकारी स्कूलों में, जिन सरकारी स्कूलों के लिए अरबों रुपया आपको केंद्र सरकार से आता है, उन सरकारी स्कूलों में आप अपना बच्चा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। और जब अब आप ये सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की डिबेट को साइड पर रखिए और एक बात साफ और कोरी और क्लियर सुन लीजिए, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ताले लगाइए, उसके बाद आप एक इम्तिहान करवाइए, आप आईआईटी का करवाइए, आप नीट का करवाइए, जिसका करवाना चाहते हैं करवाइए, उसके बाद आप नतीजे देखिएगा। आप देखिएगा कि नीट का मेरिट कहां चला जाएगा। है हिम्मत आप में कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूटों के ऊपर ताले जड़ दें? कर दें तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट एक दिन के लिए बंद आप, और तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूटों के ऊपर ताले जड़ने के बाद आप ये कहें कि अब जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है वहीं पर हम एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस लगाएंगे और उन एक्स्ट्रा कोचिंग क्लासेस के बाद हम ये इंश्योर करेंगे कि बच्चे नीट क्वालिफाई करें, बच्चे आईआईटी क्वालिफाई करें, बच्चे बाकी। साफ तौर पर यह है
कि एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रशासन संज्ञान लेती है, उस पर ट्विटर के ऊपर हंगामा होता है, ये सारी बातें हो जाती हैं। इसके नतीजे में आप कुछ एक्शन होगा होप क्लासेस को लेकर। लेकिन क्या होप क्लासेस एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट है ऐसा जहां पर ये हो रहा है? आप इसीलिए प्रशासन से गुजारिश कि ये जो आज आपने किया है ये तो सराहनीय कदम है, इसको अप्रिशिएट भी करेंगे हम, मगर गुजारिश आपसे ये है, मां बाप से गुजारिश ये कि जहां आप प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर हू हल्ला करते हुए, नारेबाजी, मुर्दाबाद, जिंदाबाद करते हुए नजर आते हैं, वहीं पर आप इन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूटों में जो लाखों रुपए अपने बच्चों के लिए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोग दें। स्कूल की 10,000 रुपए की फीस देना आपको ऐसा लगता है कि जुल्म और जबर हो गया आपके ऊपर, लेकिन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस समय आप अपने बच्चे का दाखिला करते हैं उसी समय आपको कह दिया जाता है कि जनाब अगर आपको इंजीनियरिंग की कोचिंग करानी है हमारा 1.5 लाख का पैकेज है, और अगर आपको मेडिकल की कोचिंग करानी है हमारा 2 लाख का पैकेज है। इस 2 लाख के पैकेज में आप 60,000 रुपए अभी जमा करेंगे, 60,000 6 महीने बाद और 60,000 अगले 6 महीने में। अब मुझे बताइए, 1 साल की पूरी फीस आप कोटा में जो मां बाप भरते हैं, उन मां बाप से जरा ये पूछिए कि 1 साल का के पैकेज की फीस आप कोटा में अपने बच्चे की कैसे दे रहे हैं, जबकि आपका बच्चा तो जम्मू कश्मीर के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि आज एक इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के नतीजे में हमारे अंदर का हमारे अंदर का क्रांतिकारी जागा, और हमारे अंदर का क्रांतिकारी जागा और हमको लगा कि हमने कमाल कर दिया। कोई कमाल नहीं है, ये एक मामला है। और कोचिंग इंस्टीट्यूटों से जुड़े हुए, प्राइवेट स्कूलों से जुड़े हुए, गवर्नमेंट स्कूलों से जुड़े हुए हजारों ऐसे मामले हैं, हजारों ऐसे मामले हैं। और कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं, बड़ी वीडियोस हमने भी स्ट्रेट लाइन के माध्यम से, इससे पहले मैं जेके मीडिया में था, एक वीडियो हमने फेसबुक के ऊपर शेयर की। सरकारी स्कूल के टीचर बच्चों को कह रहे हैं झाड़ू मारो, और उसके नीचे प्राइवेट स्कूल के में पढ़ाने वाले एक टीचर ने कमेंट किया कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि गुरु का तो अधिकार है, ये साफ सफाई तो हमने भी अपने जमाने में की है। ये सरकारी और कह कौन रहा है जिसके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? और प्राइवेट स्कूल में अगर प्राइवेट स्कूल वाले इन्हीं जनाब के बच्चे को ये कहें कि बेटा आज तुमने झाड़ू उठाना है, पूरे प्राइवेट हमारे कॉरिडोर्स में झाड़ू लगाने हैं, अगले दिन ह्यूमन राइट्स वायलेट हो जाएगी, अगले दिन हंगामा हो जाएगा, अगले दिन तूफान आ जाएगा। कभी सरकारी स्कूल के इन गरीब बच्चों को भी देखिए, कभी देखिए कि सरकारी स्कूल के इन गरीब बच्चों के साथ आप कितना जुल्म करते हैं। कोई मिसाल ले आइए कि किसी हाई स्कूल में, किसी मिडिल स्कूल में क्या होता है इन सरकारी स्कूल के बच्चों के साथ। मिड डे मील के नाम पर इन बच्चों को क्या मिलता है। जाइए ना कभी इन सरकारी स्कूलों में भी। मैं तो उनको कहता हूं कि ये गरीबों के स्कूल हैं 8वीं तक, और 8वीं के बाद ये सबके स्कूल हैं। और ये 8वीं के बाद सबके स्कूल इसलिए होते हैं क्योंकि हमको कोचिंग करनी है। एंड नोबडी कैन डिनाई दीज हार्ड फैक्ट्स, क्योंकि आप इसलिए डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे, हम भी इन सब चीजों से गुजर कर आए हैं। और सुबह से लेकर और आपके साथ ये भी मैं शेयर करूं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे, इसलिए मुझे अच्छे से मालूम है कि प्राइवेट स्कूलों में होता क्या है, दिखाया क्या जाता है, होता क्या है वो तमाम। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये तो एक वीडियो थी, किसी बच्चे ने बनाई, वायरल हो गई और इस पर सरकार ने हंगामा किया। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार भी, मैं और आप भी अपना अपना फर्ज अदा करेंगे। फर्ज अदा ये करना है कि अगर हम स्कूलों की फीस को लेकर परेशान हैं तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस को लेकर भी परेशान होने चाहिए। अगर हम आज इस टीचर के खिलाफ जबरदस्त एक्शन मांगते हैं, उन तमाम पेरेंट्स के खिलाफ भी एक्शन मांगा जाना चाहिए, उन तमाम पेरेंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो टीचरों को सुबह से लेकर शाम तक ये फोन करते रहते हैं। और ये कब? ये उस टाइम जिस टाइम आपके रिजल्ट आते हैं। 8वीं का रिजल्ट आ गया तो ट्यूशन टीचर को फोन आता है, हेलो, हैं जी हमारे बच्चे ने कुछ किया ही नहीं जी, 2 सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया है, आप क्या पढ़ाते हो उसको? हाँ जी हमारे बच्चे ने 98% बच्चे ने नंबर लिए हैं, और बाप ट्यूशन टीचर के साथ इसलिए लड़ रहा है क्योंकि 2% नंबर नहीं लिए बच्चे ने। और बच्चा बेचारा बैठ के परेशान देख रहा है कि भाई ये क्या चल रहा है यहां पर। अब 98 मैंने ली, अपनी मेहनत की, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं। आप यकीन मानिएगा, मैं जब बच्चों के साथ कभी बैठता हूं और उनकी क्रिएटिविटी और उनकी सोच समझ, चाहे कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हों, छोटे छोटे बच्चों के साथ जब आप बैठते हैं और उनकी
सोच और उनकी समझ को जब आप परखना शुरू करते हैं, आप हैरान होते हैं कि अगर इन बच्चों को वो अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन मिले, वो यूरोपियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन मिले, इनकी क्रिएटिविटी पर फोकस हो, इन्हें कितना आता है, ये कितना याद कर सकते हैं, ये कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, मैथ आता है, इकोनॉमिक्स आता है, ये नहीं आता, वो आता है, 5-5 सब्जेक्ट, 12-12 सब्जेक्ट इनको पढ़ाने का काम, अगर ये सब छोड़कर हम उसी सिस्टम में आए और इनकी अंदर की जो काबिलियत है और इनकी अंदर की जो सलाहियत है, उस सलाहियत और उस काबिलियत को हम लोग जो है आगे लाने की कोशिश करें और उस सलाहियत और उस काबिलियत को निखारने की कोशिश करें, यकीन मानिए आपके बच्चे कमाल करते नजर आएंगे आपको। मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और एज अ जर्नलिस्ट जब स्ट्रेट लाइन लॉन्च किया है, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। अब मैं उस एक्सपेरिमेंट की खदोखाल या उसकी डिटेल्स आपसे शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे साथ जितने बच्चों ने अभी तक काम किया है वो आप अपने अपने फील्ड में अलग अलग जगह पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं यहां पर आपके साथ ये स्टोरी शेयर नहीं करना चाहता कि कौन सा बच्चा कितना काबिल था और जब वो हमारे साथ जुड़ने के बाद हमने कोई कमाल उसके साथ नहीं किया, सिर्फ उसके अंदर जो काबिलियत थी उस काबिलियत को सिर्फ उसको यकीन कराया कि बेटा आप बहुत काबिल हैं, बहुत लायक हैं, आप ये कर सकते हैं। उस बच्चे ने कर दिखाया। आजकल एक बच्ची जेके मीडिया के ऊपर नजर आती है, मुझे ठीक तरीके से याद है जब वो स्ट्रेट लाइन में आई थी, वो कहती थी कि मैंने बिजनेस करना है, मैंने जर्नलिज्म करना ही नहीं। लेकिन आज उसको बहुत खूबसूरत जर्नलिज्म करते हुए, बहुत अच्छा जर्नलिज्म करते हुए मैं देख रहा हूं, खुशी होती है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चों के अंदर काबिलियत बेइंतहा है, लेकिन आप और मैं उनको किताबों के चक्कर में डालकर उनका वक्त जाया कर रहे हैं। अपने बच्चे से वही करवाइए जो वो करना चाहता है। आपके बच्चे को आज अगर मार पड़ रही है तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। उतना जिम्मेदार होप इंस्टीट्यूट का वो टीचर नहीं जितने आप हैं। आपको क्या जरूरत है अपने बच्चे को जिस भी क्लास में ये है इसको कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़वाने की? क्या ये बच्चा खुद नहीं पढ़ सकता? आप अगर इसकी कैपेबिलिटी, इसकी काबिलियत पर अगर आपको यकीन होता तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं, ये आपके घर में होता। और अगर आप इससे वाकई ये चाहते कि इसकी काबिलियत के ऐन मुताबिक ये कुछ बड़ा काम करे, तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होता, ये किसी फुटबॉल के ग्राउंड में होता, ये किसी क्रिकेट के ग्राउंड में होता। बदकिस्मती जम्मू कश्मीर की ये है कि 30 साल से यहां पर आतंकवाद और अलगाववाद है, जिसके चलते बच्चों को की क्रिएटिविटी खत्म हो गई है। वरना यकीन मानिए बेहतरीन फास्ट बॉलर नॉर्थ इंडिया से निकलने चाहिए, जम्मू कश्मीर से निकलने चाहिए। बेहतरीन हॉकी के प्लेयर यहां से निकल सकते हैं, फुटबॉल के प्लेयर निकल सकते हैं, चेस के प्लेयर निकल सकते हैं, निकल भी रहे हैं। लेकिन वो माँ बाप ही अलग हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि आज़ाद फिजाएं हैं, उड़ो जितना उड़ना चाहते हो। आज का ये जो इंसिडेंट हुआ है, मैंने साफ तौर पर कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, बट आप लोगों से गुजारिश है कि ये एक इंसिडेंट को यूं न समझें कि आपने इसमें कर लिया तो हो गया, और भी बहुत कुछ करना भी बाकी है।